जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन एमटीकैट सेशन में खुश आमदीद। लास्ट टाइम हमने C5 की डिस्कशन की और उसमें तमाम तर सवाल को डिटेल में देखा। अब हम आगे चल रहे हैं और आज हम डिस्कशन और बातचीत शुरू करेंगे C6 से। C6 केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर आपकी किताब में फर्स्ट ईयर 8th चैप्टर बनता है, उसके अंदर जितने भी टॉपिक शामिल हैं उनमें से मेजॉरिटी यहाँ पर रखी गई है। बफर्स का कुछ हिस्सा कर लेते हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल सारी ही चीज़ें इस टॉपिक के अंदर शामिल की गई हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम खुद क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कांस्टेंट आता है Kc, एक और कांस्टेंट आता है Kp, इसी तरीके से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नाम का एक कांस्टेंट है। तो मुख्तलिफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या क्या हैं, उन पर कौन कौन से फैक्टर्स असर डालते हैं, मसलन टेम्परेचर, और कौन कौन से फैक्टर्स असर नहीं डालते, मसलन कंसंट्रेशन वगैरह। तो फिर इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जिस बात से हम शुरू कर रहे हैं वो ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या। एक आसान तरीन नॉन फॉर्मल डिस्कशन में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हों तो आप इस तरह के रिएक्शंस की बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शंस होते हैं, जबकि केमिकल इक्विलिब्रियम में सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। कभी भी किसी भी तरह कोई भी डायरेक्ट रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में शामिल नहीं किया जाता। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम एक रिएक्शन लिखते हैं जिसमें A और B मिलकर C और D बना रहे हैं। इस एरो को चेंज करना पड़ेगा। एरो मैं लगा देता हूं रिवर्स रिएक्शन वाला। मैं मानता हूं कि इस रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार Rf है, जबकि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन Rr है। याद रखना पड़ेगा कि अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो फिर इसमें क्या क्या बातें डेफिनेट हो जाएंगी। ये याद रहना है आपने कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में बराबर हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद ले लूं तो फिर मुझे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की वैल्यूज भी मिल जाएंगी। फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू मिलेगी K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू मिल जाएगी K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिवर्स रिएक्शन के लिए ये दोनों जो हैं वो रिएक्टेंट हो जाएंगे। तो यहां से मेरा नतीजा ये निकलेगा कि भाई इक्विलिब्रियम पर अगर दोनों साइड्स बराबर हैं तो फिर एक और बात याद रखें कि Kf ओवर Kr विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। Kf ओवर Kr जो रेशो है वो कांस्टेंट होगी। इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी कांस्टेंट होगी। सही हो गई जी बात। ये बात आप याद रख लें। इसे चलें एक ग्राफ से भी जाहिर कर देते हैं। ये लें जनाब, एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन है। वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले जनाब, ऐसे ग्राफ आ जाएगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ रही है। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट निशान लगा रहा हूं। ये देखें जनाब, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने 1 कह दिया। आगे चल पड़ते हैं, ये रहा ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने 2 कह दिया। आगे चलते हैं,
ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने 3 कह दिया और ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने 4 कह दिया। सही जी, 4 पॉइंट निशान लगा लिए, 1 2 3 4। चलें फिर आपसे सवाल पूछ लेते हैं। सवाल मैंने ये पूछा कि एट व्हाट पॉइंट concentration of product is equal to concentration of reactant। सही जनाब, ऑप्शन क्या बना लिए, 1 2 3 4, 4 पॉइंट हैं। आपने बताना है कि इसमें से किस पॉइंट पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर है। मैं क्लियर कर दूं, पक्की बात है, लाजमी बात है कि एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर नहीं होती। सही जनाब, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर नहीं होती। जो कुछ होता है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, जो नहीं होता वो भी यहाँ लिख दिया। सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है, बाकी कुछ भी बराबर नहीं होता। तो अब आपने देखना है किस पॉइंट पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर है। आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन है और वाई एक्सिस की दोनों लाइनें इस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। इस पॉइंट पर दोनों लाइनों की वैल्यू बराबर है। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ऐसा पॉइंट कहलाएगा जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस बराबर हैं। आगे चलते हैं, एट व्हाट पॉइंट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं। ओवरऑल एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया है। तमाम केमिकल प्रोसेसेस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम ही आता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं आता। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते जा रहे होते हैं, लेकिन आपको ओवरऑल कोई चेंज नहीं नजर आ रहा होता कंसंट्रेशन में, जैसा कि इस पॉइंट 4 पर हो रहा है। पॉइंट 4 को देखें, कहाँ है पॉइंट 4, ये रहा पॉइंट 4। देखकर लग रहा है कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस के, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही। अब वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन कोई मसला नहीं है। वो चेंज इसलिए नहीं हो रही कि अब एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया है। जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं। तो अब यहाँ पर ये दो सवाल मुकम्मल करने के बाद मैं आता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या कहते हैं। भाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। सही जनाब, ये जो वैल्यू है इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसे नाम देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। सही जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देना है हमने इसे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। कितने तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरे पास हैं, ये देखें जनाब, के पी, के सी, के ए, के बी, के एस पी। सही जनाब, 5 तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखवानी। के डब्ल्यू तो रह ही गया, के डब्ल्यू तो 6 तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं। याद रख लें कि इन सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर असर नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता कंसंट्रेशन चेंज का, असर नहीं पड़ता प्रेशर चेंज का, असर नहीं पड़ता वॉल्यूम चेंज का, असर नहीं पड़ता नंबर ऑफ मोल्स चेंज का, असर नहीं पड़ता किसी भी चीज का। फॉर एग्जाम्पल आप कैटालिस्ट की भी बात कर लें, कैटालिस्ट का भी असर नहीं पड़ रहा।
तो किसी चीज का भी असर नहीं पड़ रहा। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन या कैटलिस्ट चेंज करने से इनमें से किसी की भी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिर्फ एक ही तरीके से चेंज होनी है, वो है टेम्परेचर चेंज करने से इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे चेंज होगी? सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से। आपको पहली दफ़ा ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है कि कोई वैल्यू दी होगी किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इन सब को हमने आगे जाके डिस्कस करना है। अभी मैंने एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दी कि इनके बारे में किसी के बारे में भी सवाल आए कि इसकी वैल्यू चेंज हुई है तो सिर्फ एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज होंगी, वरना इन वैल्यू ने चेंज नहीं होना। बहुत ही खास इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की। अब आगे चलते हैं, केसी के यूनिट क्या होते हैं। केसी के यूनिट्स ऑफ केसी वो हो सकते हैं, कई दफ़ा हो भी सकते हैं, कई दफ़ा नहीं भी हो सकते, लेकिन उसके यूनिट क्या हैं? इनको निकालने का फार्मूला है मोल पर डेसीमीटर क्यूब डेल्टा एन। सही जी। डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। चलें जनाब, कुछ सवाल पूछते हैं। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स के फर्क को आप कहते हैं, क्या कहते हैं? केसी के यूनिट्स कहते हैं। मैं कुछ रिएक्शन लिखता हूं और आपसे पूछता हूं कि वहां पर केसी के यूनिट क्या होंगे। पहला रिएक्शन मैंने लिखा अल्फा ऑप्शन बनाकर CH3COOH प्लस C2H5OH मिलकर बना रहे हैं CH3COO C2H5 प्लस H2O। आगे चल पड़ते हैं। अगला रिएक्शन जो मैंने लिखा वो है N2O4 से बन रहे हैं NO2 दो अदद। तीसरा रिएक्शन मैंने लिखा PCl5 से PCl3 बन रहा है, Cl2 बन रहा है। चौथा रिएक्शन मैंने लिखा N2 प्लस 3H2 से बन रहे हैं 2NH3। यहाँ पर एरो सारे मैं चेंज कर देता हूँ जी, रिवर्स रिएक्शन वाले एरो डाल लेते हैं। ये हो गए 4 रिवर्सेबल रिएक्शंस। अब 4 रिवर्सेबल रिएक्शंस में मैंने आपसे सवाल ये पूछ लिया है जी, सवाल ये है कि विच ऑफ दीज रिएक्शंस has units of Kc as per mole डेसीमीटर क्यूब। सही जनाब, पर मोल डेसीमीटर क्यूब। पर मोल डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पर किसी के यूनिट आ रहे होंगे, बल्कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब कर लेते हैं। मोल पर डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर आ जाएगी -2, यहाँ पर आ जाएगी +6। लें जनाब, सवाल बन गया। मोल की पावर -2, डेसीमीटर की पावर +6, ये वाले यूनिट कहाँ आ रहे हैं, किस रिएक्शन में आ रहे हैं? सबसे पहला काम मैंने अल्फा ऑप्शन देखा। भाई अल्फा ऑप्शन में रिएक्टेंट के मोल देखें 2, प्रोडक्ट के मोल 2, प्रोडक्ट के मोल 2, रिएक्टेंट के मोल 2, 2 - 2 0। याद रख लें कि अगर डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 होगा तो केसी के 9 यूनिट आएंगे। तो अल्फा ऑप्शन में हो गए 9 यूनिट। इसे काट देते हैं जी जनाब। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, यूनिट्स क्या हो गए, यहाँ पे कांटा लगा दिया हमने। यहाँ पे केसी के कोई यूनिट नहीं है। बीटा ऑप्शन में देखें, प्रोडक्ट के मोल हैं 2, लिख लेते हैं। प्रोडक्ट के मोल 2, रिएक्टेंट का मोल 1। जवाब कितना आया? 1 आ जाए जवाब तो क्या फार्मूला लगेगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर डेल्टा एन की वैल्यू 1, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट आ गए। वो तो नहीं यहाँ पे पूछे गए, हमने कहा भाई इसके भी यूनिट ऐसे नहीं है। आगे चल पड़ते हैं। चार्ली ऑप्शन आ गया, प्रोडक्ट के मोल 2, रिएक्टेंट का मोल 1। जवाब कितना आया? 1। यूनिट क्या आएंगे भाई? मोल पर डेसीमीटर क्यूब आएंगे। आगे चल पड़ते हैं। आखिरी ऑप्शन में देखते हैं, प्रोडक्ट के मोल 2, रिएक्टेंट के मोल 4। जवाब -2 का मतलब है मोल
पर डेसीमीटर क्यूब की पावर -2। ये जवाब आ रहा है मोल -2 डेसीमीटर की पावर +6। ये बिल्कुल सही है जी। डेल्टा ऑप्शन के यूनिट्स वही बन रहे हैं जो केसी के हमें गिवन थे। हमने सीख लिया कि केसी के यूनिट चेंज हो सकते हैं, मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, कभी नहीं भी आएंगे, कभी आ भी जाएंगे। आएंगे तो कभी मोल पर डेसीमीटर क्यूब आएंगे, कभी मोल -2 डेसीमीटर +6 आएंगे। कैसे निकलेगा आपको क्या पता कौन से यूनिट कब आने हैं। उसके लिए मैंने फार्मूला बता दिया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर डेल्टा एन। चलें आगे चलते हैं। अब एक अहम कैलकुलेशन मैं करवाने लगा हूं। जी जनाब, तो हम कर रहे थे एक स्पेशल डेरिवेशन। फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले रहे हैं PCl5 से बन रहा है PCl3 और Cl2। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन मैं करके दिखा रहा हूँ। बाकी एग्जांपल्स जो हमारी किताब में हैं उनके लिए Kc की वैल्यू हम याद कर लेंगे, कैसे निकाली जाती है वो यहाँ पर बता देता हूँ। बताने की वजूहात दो हैं। एक तो ये कि आपको वैल्यू अगर ज़रूरत पड़े, कभी याद ना आ रही हो तो आप निकाल भी सकें पेपर में। और दूसरा ये कि अगर कई दफ़ा वो वैल्यूज़ दे देता है और कहता है कि इन वैल्यूज़ की मदद से आप Kc की वैल्यू निकालें, तो फिर उस सवाल को हल करने में भी हमारी मदद हो जाए थोड़ी सी। अच्छा, आप सबसे पहले ये मानते हैं कि टाइम ज़ीरो होता है। टाइम ज़ीरो होता है तो रिएक्टेंट जो है ना वो A मोल पर डेसीमीटर क्यूब या A मोल मौजूद होता है। प्रोडक्ट अभी नहीं बना क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। फिर रिएक्शन शुरू हुआ और शुरू होकर रिएक्शन जो है ना वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया। इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के दौरान जो रिएक्टेंट है ना उसके एक्स मोल रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट के एक्स मोल और एक्स मोल बन जाते हैं। ये सब मोल्स हैं, तो इन्हें कंसंट्रेशन में चेंज करने के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब बनाना पड़ेगा और उसके लिए वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब मैं Kc की वैल्यू निकालूंगा तो Kc होगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी x/v a माइनस x/v। सही जना। इसे फाइनल फॉर्म में हल कर लें तो ये x²/v इंटू a माइनस x आएगा। यहां से मैंने कुछ नतीजे निकालने हैं, वो नतीजे जरा देख लें। पहली बात तो ये कि अगर डेल्टा n इज नॉट इक्वल टू 0 तो Kc हैज यूनिट्स। ये बात तो मैंने पहले भी देख ली थी, ये तो नई बात नहीं लग रही। दूसरी बात यह है कि अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से ज्यादा हो तो वॉल्यूम अपीयर्स इन डिनोमिनेटर। सही जी, डिनोमिनेटर का मतलब है बटे से नीचे। ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है। अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम डिनोमिनेटर के अंदर आएगा। सही हो गई जी बात। और अगर ऐसा ही हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर ना हो तो फिर जो वॉल्यूम है अपीयर्स इन Kc इक्वेशन। ये तीसरी बात हो गई जनाब। तो Kc की इक्वेशन में अगर वॉल्यूम आ रहा है ना तो इससे ये भी पता लग रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर नहीं है। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर नहीं होंगे तो अंडरस्टैंडिंगली आप ये मान लेंगे कि वहां पे वॉल्यूम आना चाहिए। और मैंने बता दिया कि अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आएगा। इसके अलावा दूसरी कंडीशन फिर क्या हो सकती है कि अगर रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हों तो फिर वॉल्यूम न्यूमरेटर के अंदर आ जाएगा। वॉल्यूम बटे से ऊपर आ रहा है मतलब रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं, वॉल्यूम बटे से नीचे आ रहा है मतलब के प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं। तो ये कुछ मेजर जो चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी। लेकिन अब यहाँ पर जो वैल्यू आई है ये डिसोसिएशन ऑफ PCl5 के लिए है। एक एग्जांपल मैं और कर लेता हूं, और ऐसी एग्जांपल जिसमें कोई कोएफिशिएंट भी दिए गए हों। टाइम इसलिए लगा रहा हूं इस पर ताकि आप एक बार इसे कर गुजरें। सही जनाब। तो ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। एक्स है जो रिएक्शन किया है जिसने, इनिशियल कंसंट्रेशन
रिएक्टेड अमाउंट, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेड अमाउंट। गलत नहीं करना, बेसिक चीजें हैं लेकिन आप गलत कर देते हैं जब न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में जी। एक बारी फिर से देखते हैं, अब की बारी मैं यहाँ पे मिसाल कोई और ले रहा हूँ और अब की बारी जो मिसाल है वो थोड़ी सी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है, थोड़ी सी मुश्किल मिसाल ले लेते हैं। कौन सी मिसाल है? अब की बारी मैं मिसाल ले रहा हूँ N2O4 से 2NO2 बन रहा है। सही जनाब, A मोल हो गए, ये 0 मोल है। अब इसने रिएक्ट किया A माइनस एक्स मोल। याद रख लें कि जो x है ना उसके साथ कोएफिशिएंट लिखा जाता है। अगर 2NO2 बने हैं तो यहाँ पे 2x बनेगा, अगर NO2 होता तो x बनता। PCl3 के लिए x था, Cl2 के लिए x था, लेकिन 2 यहाँ पर होगा तो इधर 2 आएगा, इधर 3 होगा, इधर 3 आएगा। सही है जी, गलत नहीं कर देना। अच्छा, अब यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, आगे चल पड़ते हैं। Kc क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। गौर कर लें जनाब, यहाँ पर वैल्यू वही होनी चाहिए जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट था। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो रेट इक्वेशन होती है, केसी वाली इक्वेशन होती है, इसमें कोएफिशिएंट जो है ना वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट के बराबर होता है। यहाँ पावर वही लगाई जाती है जो इधर कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर 2 है इसलिए यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 है इसलिए यहाँ पर 1 आया है। 1 को हम लिखते नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा। अब NO2 का स्क्वायर का मतलब है 2x ओवर वॉल्यूम का स्क्वायर ओवर A माइनस एक्स ओवर V। हल कर लें तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर ओवर V इंटू A माइनस एक्स। अगेन वही बात आ गई कि जनाब वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, कैसे पता लग गया? प्रोडक्ट के मोल ज्यादा थे तो हमें अंदाजा हो ही जाना था। सही हो गई जी बात। 2 सैंपल कैलकुलेशन करने के बाद अब मैं आगे जा रहा हूं और अब मैं तीसरा रिएक्शन लिख रहा हूं N2 प्लस 3H2 2NH3 बना रहा है। इसके लिए Kc की वैल्यू लिख रहा हूं 4x स्क्वायर V स्क्वायर ओवर A माइनस 3x क्यूब और A माइनस x और B माइनस 3x क्यूब। ये मैंने इसी तरीके से निकाल दी है अमोनिया सिंथेसिस के लिए, याद रखना पड़ेगा और कोई गुजारा है नहीं। इसी तरीके से मैं एस्टर की हाइड्रोलिसिस लिख रहा हूं। ये एक एस्टर है, उसे पानी से मिलाया, ये टूट जाएगा एसिटिक एसिड के अंदर और टूट जाएगा इथाइल अल्कोहल के अंदर। अब यहाँ पर Kc की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर ओवर A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम टर्म नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा N 0 है। ये सारे रिएक्शंस के लिए Kc की वैल्यू मैंने जानबूझकर लिखी है। इनमें से कोई भी वैल्यू आपको पेपर में आ सकती है, जैसा कि पिछली बारी हमारे टेस्ट के अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ किताब से दिए गए रिएक्शंस की एज सच पूछी गई थी, जस्ट टू मेक यू प्रैक्टिस समथिंग, जिससे आपने प्रैक्टिस से सीखा। आपने सीखा कि किताब वाली वैल्यूज़ जो हैं वो याद करना ज़रूरी होता है, अच्छा होता है, उससे कुछ ना कुछ फ़ायदे होते रहते हैं। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई थी। अब कुछ सवाल देख लेते हैं इससे रेलेवेंट, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें जनाब। सवाल ये है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर कौन सी बात सही है? अल्फा ऑप्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रेशो 1 आती है। बीटा ऑप्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो कांस्टेंट है उसकी रेशो 1 आती है। चार्ली ऑप्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट बराबर हो जाते हैं। डेल्टा ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की रेशो 1 आ जाती है। मैंने आपको बता दिया अपनी पिछली डिस्कशन में, अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम पर सिर्फ एक बात होती है, एक ही बात होती है, दूसरी नहीं होती, जरा भी नहीं होती। जब भी इक्विलिब्रियम ने आना है तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाएगा। अगर आप इस रेट को जो राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पर लाकर डिवाइड करेंगे तो राइट साइड पर कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, यानी
कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट, इनकी अगर रेशो निकाली जाए इक्विलिब्रियम पर तो इनकी रफ्तार, इनका जवाब 1 आता है। सही होगा जी बात। इसके अलावा कोई भी बात सही नहीं है, ना के एफ और के आर बराबर होते हैं इक्विलिब्रियम पर। जब वो बराबर नहीं होते तो फिर उनकी रेशो भी 1 नहीं आएगी। इसी तरीके से ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर होती है, अगर वो भी बराबर नहीं होती तो उनकी रेशो भी 1 नहीं आएगी। सिर्फ ये हो सकता है अल्फा ऑप्शन, बीटा, चार्ली और डेल्टा मैंने पहले से ही कांटा लगाकर बता दिया कि भाई ये चीजें जो हैं ये सही नहीं होने वाली। क्लियर हो गई जी बात। ये हिस्सा हमने यहाँ पर देख लिया। आगे चलते हैं, एक टॉपिक है वो है के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। ये है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, अगर आप कंसंट्रेशन की टर्म्स में एक्सप्लेन करें तो आमतौर पे के सी लिखा जाता है। अगर आप पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में एक्सप्लेन करें तो के पी लिखा जाता है। सवाल ये है कि इन दोनों में फर्क क्या है। आमतौर पर सॉल्यूशन के लिए हम जो कन्वीनियंट समझते हैं, आसान समझते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना, वो हमें लगता है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोलैरिटी या कंसंट्रेशन या एक्टिव मास जो भी कह लें, वो हमें निकालना आसान लगता है सॉल्यूशंस के लिए। तो सॉल्यूशंस के लिए फिर हम कंसंट्रेशन वाले यूनिट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसे क्या क्या नाम दिए जाते हैं, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी और साथ एक्टिव मास, ये भी नाम दिया जा सकता है। इसके यूनिट क्या हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब हैं। इसे कहते हैं सी या कंसंट्रेशन, इसका मतलब होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हों गैसेस की, तो गैसेस की जो कंसंट्रेशन है ना, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में एक्सप्लेन करना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि गैसेस जो है ना उनके वॉल्यूम बड़े ज्यादा होते हैं। तो फिर गैसेस के लिए हम कंसंट्रेशन की बजाय पार्शियल प्रेशर में यूनिट एक्सप्रेस करते हैं, और उनकी जो पार्शियल प्रेशर है वो असल में कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर लेता है। एक मिसाल ये देख लें कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमने पढ़ा था रिएक्शन काइनेटिक्स वाले चैप्टर में। वहां हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बना रहे हों और आप पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ाएं तो रेट बढ़ जाता है। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन बढ़ाएं तो रेट बढ़ जाता है। आप वो टॉपिक निकाल कर देखें, वहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन की बजाय हाइड्रोजन और क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर लिखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन गैसेस पार्शियल प्रेशर वर्क्स सेम एज कंसंट्रेशन। गैसों के लिए पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन वाला ही काम करता है। अब Kp फॉर गैसेस हो गया यूजुअली, Kc सॉल्यूशंस के लिए हो गया, और इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशन है, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल को कहते हैं। अगर डेल्टा एन 0 होगा, इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी। डेल्टा एन पॉजिटिव होगा तो Kc मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, Kc मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, Kp का जवाब बढ़ा आएगा। डेल्टा एन नेगेटिव हो तो फिर Kp Kc से कम हो जाता है। ये 3 नतीजे याद रख लें, MCQ में पूछे जा सकते हैं। हम आगे चल रहे हैं और बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ Kc की। Kc क्या है? Kc जैसा कि मैंने लिख दिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन या प्रेशर या वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स या कैटालिस्ट के चेंज करने से चेंज नहीं होती। इसकी वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होती है। और Kc निकाला कैसे जाता है? इट इज द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो को Kc या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अगर आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो निकालें किसी पॉइंट पर अदर देन इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम पर ना निकालें, इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी पॉइंट पर निकालें। मान लें एक रिएक्शन 10 मिनट बाद इक्विलिब्रियम पर आता है, तो आप 1 मिनट बाद निकालेंगे QC निकलेगा, 2 मिनट बाद QC, 3 मिनट बाद QC, 4 मिनट बाद QC, 5 मिनट बाद QC, 6, 7, 8, 9 मिनट बाद भी QC ही निकलेगा। 9 मिनट 59 सेकंड बाद जो निकलेगा वो भी QC होगा। 10वें मिनट पर जब इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम आने के बाद जब आप रेशियो निकालेंगे वो KC होगी। जाहिरी बात है कि वक्त गुजरने के साथ साथ QC की वैल्यू में तब्दीली आ रही होगी, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे होंगे। सही है जी बात। तो QC की वैल्यू चेंज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, KC की वैल्यू चेंज नहीं होती। हमें एप्लीकेशन ऑफ KC में पहली एप्लीकेशन क्या मिली कि KC की वैल्यू को देखकर आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? देखें, अगर KC और QC की वैल्यू बराबर आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि जितना रिएक्शन होना था उतना पहले ही हो चुका है और अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि KC की वैल्यू QC से छोटी आ जाए। KC की वैल्यू QC से छोटी कब आएगी? ये देखें, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट को कहते हैं QC अगर किसी भी पॉइंट पर निकाला जाए अदर देन इक्विलिब्रियम, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो को कहते हैं KC अगर वो इक्विलिब्रियम पर निकाला जाए। अगर ये वैल्यू QC की वैल्यू KC की वैल्यू से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि QC की वैल्यू में जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का मतलब बटे के ऊपर वाली वैल्यू यानी कि प्रोडक्ट की मिकदार जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, प्रोडक्ट जरूरत से ज्यादा है, इसलिए जवाब जरूरत से ज्यादा आ रहा है। इक्विलिब्रियम पर जितना जवाब होना था उससे ज्यादा जवाब आ रहा है, उससे ज्यादा जवाब आ रहा है मतलब प्रोडक्ट जरूरत से ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट जरूरत से ज्यादा होंगे तो फिर वो क्या करेंगे? वो रिएक्टेंट बनाएंगे। कब तक रिएक्टेंट बनाएंगे? जब तक ये जवाब KC के बराबर ना आ जाए, तो तब तक रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाता रहेगा जब तक कि QC की वैल्यू KC के बराबर ना हो जाए, क्योंकि QC ने चेंज होते रहना है, इसकी जिंदगी में ही चेंज होना है जब तक कि ये KC के बराबर नहीं होता। अगर ये जरूरत से ज्यादा हुआ तो ये कम होने की कोशिश करेगा ताकि KC तक पहुंचे, रिवर्स रिएक्शन होगा। और अगर ये कम है KC से तो फिर ये क्या कोशिश करेगा? ये फॉरवर्ड रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन की कोशिश तब तक करता रहेगा जब तक कि इसकी वैल्यू QC के बराबर ना आ जाए। जब ये KC के बराबर हो जाएगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हमने सीखी 3 बातें। KC QC बराबर इक्विलिब्रियम, अगर KC कम है तो रिवर्स रिएक्शन, KC ज्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन। 3 बातें, तीनों को ही याद कर लें तो अच्छा रह जाएगा काम। ये है जी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन निकालने में हमारी मदद कर दी KC ने। कैसे मदद कर ली? 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट्स को लिख लेंगे तो बड़ी ही आसानी रह जाएगी, कोई मुश्किल बाकी रहनी नहीं चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे फायदे पर। दूसरा फायदा है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में क्या पता लगता है हमें? हम KC की मदद से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम रहनुमाई ले रहे हैं इस तरह। एक रिएक्शन लिख रहे हैं, 2 ओजोन से 3 ऑक्सीजन मिलते हैं, KC की वैल्यू आती है 10⁵55। 55 देख के क्लियर है, पक्का बिल्कुल किसी को भी पता लग रहा होगा कि ये वैल्यू बहुत ही बड़ी है। बहुत ही बड़ी वैल्यू कब आती है? मैंने पहले भी बताया कि जब न्यूमरेटर बहुत ज्यादा हो, यानी कि प्रोडक्ट वेरी वेरी लार्ज, रिएक्टेंट वेरी वेरी स्मॉल। जब प्रोडक्ट वेरी वेरी लार्ज है तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट रिएक्शन। तो आप ना रिएक्शन की कंप्लीट हो गया है या नहीं, या रिएक्शन में रिएक्टेंट
कम हैं या प्रोडक्ट कम हैं या रिएक्टेंट ज़्यादा हैं या प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं Kc की वैल्यू को देखकर। ये वैल्यू वेरी वेरी लार्ज है ना, इससे कुछ और ठगी छुपी बातें भी पता लगती हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है वो वेरी स्टेबल है और जो रिएक्टेंट है वो अनस्टेबल है, तभी तो रिएक्टेंट टूटना चाह रहा है और प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है। दूसरी मिसाल देखें, 2HF टूट रहा है H2 में और F2 में। इस रिएक्शन के Kc की वैल्यू 10⁻⁻13 है एट एलिवेटेड टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वैल्यू वेरी स्मॉल वैल्यू कब आती है? जब रिएक्टेंट ज्यादा हो प्रोडक्ट कम हो। तो यहां से हमें पता लगेगा कि लिटल और नो फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट जो हैं वो स्टेबल हैं और जो प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल है मुकाबलतन, रिलेटिवली। रिलेटिव बात हो रही है, ये नहीं मतलब कि हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है, हाइड्रोजन स्टेबल है लेकिन HF के मुकाबले में, अपने रिएक्टेंट के मुकाबले में ये कम स्टेबल है। फ्लोरीन अपने रिएक्टेंट के मुकाबले में कम स्टेबल है। सही जनाब। तो एक तीसरी हालत हो सकती है कि अगर कंपेरेबल, सही, या फिर क्लोज टू 1 Kc आ जाए, Kc कंपेरेबल हो या क्लोज टू 1 हो, यानी कि बड़ी नॉमिनल सी वैल्यू आ रही है, 0.22 आ गई, 1 आ गई, 1.3 आ गई, तो इसका मतलब है कि नो एप्रिशिएबल फॉरवर्ड रिएक्शन, नो एप्रिशिएबल फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना ज्यादा नहीं जाना चाह रहा, वो तकरीबन बैन ही है, वो फॉरवर्ड तकरीबन उसमें रिएक्शन मिक्सचर में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तकरीबन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तकरीबन बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। एक वैल्यू ना बड़ा ही कम आती है, क्लोज टू 1 तो चले फिर भी आ जाती है, 1 वैल्यू नहीं आती। 1 वैल्यू आएगी तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर हो जाएंगे, लेकिन आमतौर पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तकरीबन बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर नहीं होते। तो ये था जी ऑल अबाउट Kc की वैल्यूज की एप्लीकेशंस की तरफ बात। अब हमने तकरीबन 3-4 सवाल करने हैं, उन सवालों से हमने जो अभी सीखा है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं जो अभी मैंने पीछे बताया था तरीका, उसको अप्लाई करते हुए। जी जनाब, हम चल रहे हैं आगे और आपके सामने हमने 5 सवाल लिख दिए हैं आपकी रहनुमाई के लिए। कुछ हिस्सा अभी तक बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहला सवाल है कि A+2B रिवर्सिबली रिएक्ट टू फॉर्म C। इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू आ रही है 4, इस रिएक्शन के लिए Qc की वैल्यू आ रही है 2। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का जो मतलब है वो हम पहले यहाँ से देख लेते हैं, फिर इसी बात को हम अपने ऑप्शंस में ढूंढ लेंगे, आसान हो जाएगा। अगर Qc की वैल्यू कम आ जाए Kc से, Qc की वैल्यू क्या है जी 2 है, Kc की वैल्यू क्या है 4 है, यानी कि Kc की वैल्यू ज्यादा है Qc की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए टू अटेन इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कैसे जाएगा? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। सही है जी, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड हो जाएगी। चलें देखते हैं। इट मींस दैट मोर प्रोडक्ट्स शुड रिएक्ट, नहीं जी रिएक्टेंट को रिएक्ट करना चाहिए, तो अल्फा ऑप्शन तो सही नहीं लग रहा। बीटा ऑप्शन देखें, मोर रिएक्टेंट शुड फॉर्म, नहीं जी फॉर्म नहीं करना रिएक्टेंट ने तो रिएक्ट करना है, ये भी सही नहीं लग रहा। आगे चलते हैं, मोर रिएक्टेंट शुड रिएक्ट, ये सही लग रही है बात, रिएक्टेंट को ही रिएक्ट करना पड़ रहा है, चार्ली ऑप्शन सही लग रहा है। डेल्टा ऑप्शन, द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, नहीं भाई इक्विलिब्रियम में कहां से आ गया? इक्विलिब्रियम में होता तो Kc और Qc बराबर होते, फिर होना था इक्विलिब्रियम में, ऐसे कैसे इक्विलिब्रियम में हो गया? तो कुछ भी लिख देते हैं लिखने वाले तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन सही है।
अगला सवाल देखें, अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ Kc कैन प्रेडिक्ट। अगर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाए, मेरे जहन में जो मिसाल आ रही है वो मिसाल ये वाली है, ओजोन से ऑक्सीजन बनने वाली मिसाल में Kc की वैल्यू 10⁵ आई थी, बड़ी ज्यादा आई थी। बड़ी ज्यादा वैल्यू से मैंने क्या हिसाब लगाया था? मैंने हिसाब लगाया था रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा। दूसरा मैंने ये नतीजा निकाला था कि प्रोडक्ट स्टेबल है, रिएक्टेंट अनस्टेबल है। तो ये देखें जरा, स्टेबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। प्रोडक्ट स्टेबल है, रिएक्टेंट स्टेबल नहीं है। सही जी, एक ऑप्शन भी गलत हो जाए तो हाल तो वैसे ही नहीं हो सकता। अल्फा ऑप्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन प्रिडिक्ट करता है नो डाउट, लेकिन इसका मतलब है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा रेलेवेंट आंसर होने की बेस पर टिक कर दिया कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो असल वजह है कि Kc की वैल्यू ज्यादा आ रही है। आगे चलते हैं, Kp इज इक्वल टू Kc कब होगा? ये तो मुझे पता है कि अगर डेल्टा n की वैल्यू 0 होगी तो दो बातें पक्की हैं। एक तो ये है कि Kc का यूनिट नहीं आता, और दूसरा Kp और Kc बराबर हो जाते हैं। तो डेल्टा n 0 कहाँ पर है भाई? यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर हैं, बाकी सब में बराबर नहीं है, उन्हें मैंने काट दिया। आगे चल पड़ते हैं, विच रिलेशन इज ट्रू फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट स्टार्ट? स्टार्ट पर कौन सी बात सही है? ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। स्टार्ट पर कौन सी बात सही है, इसको समझने के लिए मुझे सहारा लेना पड़ रहा है लॉ ऑफ मैस एक्शन का। लॉ ऑफ मैस एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जरा देखें स्टार्ट में क्या हालात हैं। स्टार्ट हुआ है अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, तो रिएक्टेंट तो बहुत ज्यादा होंगे सिस्टम में, प्रोडक्ट नहीं होंगे इतने। जब प्रोडक्ट नहीं होंगे, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी ज्यादा हो जाएगा और रिवर्स रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। याद रख लें कि चार्ली ऑप्शन यहाँ पर सही है। एट द स्टार्ट फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार रिवर्स रिएक्शन से ज्यादा होती है, और एट एंड नियर द एंड, यहाँ पे रिएक्शन नियर एंड के पास जाकर रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार फॉरवर्ड से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो रिवर्स रिएक्शन बढ़ रहा होता है। तो रिवर्स इज गेनिंग स्पीड और फॉरवर्ड की रिएक्शन वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती है। एक वक्त आता है कि फिर दोनों बैलेंस हो जाते हैं, उस हालत को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब देखें जरा, मैंने दो सवाल लिख लिए। आपके ऊपर काम छोड़ना जो है ना वो जरा सा परेशानी का बायस बन जाता है। आप लोग काम में वो जान नहीं मार रहे जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता था, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से जितना ज़्यादा अच्छा काम करवा सकें वो करवा दें। तो अब हमारे पास जो सवाल है ना, उस सवाल को ज़रा देखें, उसे समझें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मोल्स ऑफ PCl5 डिसोसिएट इनटू PCl3 एंड Cl2। मैं ये करता हूं कि मैं PCl5 से PCl3 और Cl2 बनने की इक्वेशन मेंशन कर लेता हूं, फिर सवाल आगे पढ़ते हैं। The equilibrium concentration of chlorine is 1 mole, calculate Kc। हमें स्टार्ट में PCl5 की कंसंट्रेशन 4 मोल्स दी गई थी और फाइनली हमें क्लोरीन की कंसंट्रेशन दी गई है। हम जानते हैं कि अगर टाइम इक्विलिब्रियम से पहले 0 पर हो तो इनिशियल कंसंट्रेशन A होती है, PCl3 0, Cl2 0। फिर टाइम चलते चलते इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है, A में से X मोल्स रिएक्ट कर जाते हैं और प्रोडक्ट के यहाँ पर XX मोल बनते हैं। अब देखें कि गिवन डाटा में मुझे कौन कौन सी वैल्यू दी गई थी। PCl5 की वैल्यू दी गई है 4 मोल, मैंने यहाँ पर लगा दी,
और क्लोरीन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी हुई है 1 मोल। अब पक्की बात है कि अगर क्लोरीन 1 मोल बन रहा है, यानी कि क्लोरीन x मोल बनता था तो PCl3 भी x मोल बनते थे, क्लोरीन 1 मोल बन रहा है तो PCl3 भी 1 मोल बनेगा। और x की वैल्यू क्या आ गई 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, आपके पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं। आपने देखा कि सवाल में जो डाटा ना वो लिमिटेड होता है, बाद में आपने खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग से जवाब निकालना होता है। Kc बराबर है PCl3 Cl2 ओवर PCl5। अब यहाँ पर आ जाएं 1 × 1/3, जवाब आ रहा है 0.33, आपने टिक कर दिया 0.33 चार्ली ऑप्शन। इसी तरीके से अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमें पूछ रहा है कि भाई 5 मोल्स ऑफ N2O डिकम्पोज टू N2O4, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे N2O4 से बन रहे हैं 2NO2। टाइम अगर 0 हो तो ये A मोल होगा, ये 0 मोल होगा। टाइम इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाए ये A-x हो जाएगा और यहाँ पर 2x हो जाएगा। ये 2x वाली साइंस मैंने स्टार्ट में समझा दी थी लेक्चर के, आप पीछे जाकर इसे दोबारा रिविजिट कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे क्या क्या वैल्यूज दी हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है, मैंने यहाँ 5 लगा दिया। आगे चलते हैं। N2O4 एट इक्विलिब्रियम इज 2 मोल, तो N2O4 की फाइनल कंसंट्रेशन भी दी है। इनिशियल कंसंट्रेशन है 5, फाइनल कंसंट्रेशन है 2, तो फिर कितने मोल ने रिएक्ट किया होगा? जाहिर बात है 5 मोल पहले थे, फाइनल 2 बचे हैं, तो रिएक्ट कितने ने किया होगा? 3 ने। 3 मोल रिएक्ट करते हैं, x की वैल्यू 3, तो x जहां जहां है वहां वहां 3 लगा दें। सही जनाब। तो अब N2O4 के 2 मोल बचेंगे और NO2 के 6 मोल नए बन जाएंगे। सही जनाब, ऐसे हो गया सिलसिला। अब चलते हैं हम आगे, और आगे चलकर अब हमने करना ये है कि यहाँ पर एक बात हमने इस तरह फाइनल कर ली कि x की वैल्यू क्लियर है जी। Kc की वैल्यू लगाएं, Kc होता है NO2 का स्क्वायर ओवर N2O4। सही जनाब। NO2 का स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, N2O4 की वैल्यू 2 आ गई, ये बनता है 36/2। यहाँ से जवाब आता है जी 18, यहाँ से 18 जवाब आ जाता है। इस तरीके से ये सवाल हल हुआ। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि जनाब ये तो पूरा न्यूमेरिकल हल हो गया, ये 40 सेकंड में कैसे होगा? तो मैंने जो यहाँ पे काम किया है ना जी, वो डिटेल्ड स्टेप्स लगाकर आपको समझाया है कि आप किस तरह ये स्टेप करेंगे। अगर आप इन्हें खुद से करें या मैं इन्हें दोबारा से एक बारी देखता हूं तो मुझे ये सारे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे सिर्फ Kc की वैल्यू में यहाँ से गिवन डाटा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास Kc की वैल्यू हो तो अंडरस्टैंड करूंगा मैं कि क्लोरीन की कंसंट्रेशन 1 दी गई है, तो मैंने यहाँ 1 लगा देना है। सही, जितना क्लोरीन है उतना ही PCl3, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। 2 हिस्से मुकम्मल हो गए। आगे पक्की बात है कि 1 से 1 बनता है, तो जितनी वैल्यू है उसमें से 1 कम हो गया, 4 - 1 3 आ जाएगा। यही वैल्यू से आगे होना है काम। इसीलिए किताब में जितनी Kc की वैल्यूज लिखी हुई थी स्टैंडर्ड फार्मूलाज में, वो मैंने आपको याद करवा भी दी हैं, बता भी दी हैं कि वो आपने याद करनी है। अगर वो आपके माइंड में होंगी तो उस फार्मूले में आप सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे इन प्रिंसिपल्स के तहत जो मैंने समझा दिए हैं, इसके साथ ये मामला क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अब हमने बात करनी है ली शैटलियर प्रिंसिपल, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड इक्वेशन है। तो इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक प्लस कॉमन आयन इफेक्ट, ये अगले आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे जी। थैंक यू सो मच। अगली बारी फिर मुलाकात होती है।